सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके सामाजिक विषय के अंतर्गत जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, विभिन्न धरातलीय कारक। इसके सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को आज यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, ये जो आपका चैप्टर है विभिन्न धरातलीय कारक, इसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा है ज्वालामुखी के विषय में, भूकंप के विषय में, इसके अलावा अपक्षय किसे कहते हैं, अपर्दन किसे कहते हैं, ये सभी चीजें ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो आज इसी के सभी क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे सामाजिक अध्ययन विषय की क्लासेस को नहीं अटेंड किया तो प्लीज अटेंड कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आप लोगों का पूरा सामाजिक अध्ययन विषय पढ़ाया है और सभी चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे से लिख करके पढ़ाया है दोस्तों। उसके बाद हम लगातार आपके सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस और अतिरिक्त उत्तरीय क्वेश्चंस जितने भी इम्पोर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी लगातार हम कराते हुए आ रहे हैं। तो आज 5वें चैप्टर का बहुविकल्पी क्वेश्चन। आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सभी विषयों को आप अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला है, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी को वर्गीकृत किया जा सकता है 5 भागों में, 2 भागों में, 4 भागों में या फिर 3 भागों में। दोस्तों, सक्रियता के आधार पर जो ज्वालामुखी होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जागृत ज्वालामुखी, दूसरा होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा होता है सुषुप्त ज्वालामुखी। तो इस तरीके से सक्रिय, प्रसुप्त और सुषुप्त ये 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं सक्रियता के आधार पर। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 भागों में। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, भूकंपीय तरंगों का अंकन किया जाता है बायोग्राफ द्वारा, रिएक्टर स्केल द्वारा, सिस्मोग्राफ द्वारा या फिर कोरियोग्राफ द्वारा। दोस्तों, एक चीज मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से भी और यूपी टेट और सुपर टेट के एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप क्वेश्चन को पहले समझिएगा तब आप उसका आंसर दीजिएगा। जैसे अगर एग्जाम में पूछता है भूकंप तरंगों का अंकन किससे किया जाता है या भूकंपीय तरंगों का मापन किस यंत्र से किया जाता है, ये दोनों ही क्वेश्चन सेम टू सेम है। यानी कि भूकंपीय तरंगों का मापन किस स्केल से करते हैं। जब स्केल पूछेगा तो रिएक्टर स्केल रहेगा। दोस्तों, जब भूकंपीय तरंगों का अंकन पूछता है या फिर जब भूकंपीय तरंगों का मापन पूछता है कि किस यंत्र से किया जाता है, तो भूकंपीय तरंगों का अंकन या मापन सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिस्मोग्राफ द्वारा। और अब इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। जब भूकंप की तीव्रता आएगा तब यहाँ पर दोस्तों किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। सिस्मोग्राफ, रिएक्टर स्केल द्वारा, कोरियोग्राफ द्वारा या फिर बायोग्राफ द्वारा। दोस्तों, भूकंप की तीव्रता जब पूछेगा भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है या किसमें मापी जाती है, तो वहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिएक्टर स्केल। तो इस तरीके से जब कहीं पर भूकंप आता है तो जब न्यूज रिपोर्टर्स बताते हैं कि भूकंप की तीव्रता इतने रिएक्टर स्केल पर इतनी थी, तो जो स्केल होता है रिएक्टर स्केल उसी पर हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं। लेकिन जो यंत्र होता है, जिस यंत्र से हम मापते हैं वो होता है सिस्मोग्राफ, और जिस मीटर में मापते हैं वो होता है रिएक्टर स्केल। जिस स्केल पर मापते हैं उस स्केल को हम कहते हैं रिएक्टर स्केल, और जिस यंत्र से मापते हैं भूकंप की तीव्रता उसे हम कहते हैं सिस्मोग्राफ। तो ये दोनों ही बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो आप याद रखिएगा जब स्केल पूछेगा यानी कि भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है तब रिएक्टर स्केल, और किससे मापी जाती है, भूकंप तरंगों का अंकन किससे किया जाता है तब सिस्मोग्राफ द्वारा। यानी कि भूकंपीय तरंगों का जो मापन होता है वो सिस्मोग्राफ द्वारा होता है, और जो इसको जिस स्केल पर हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं स्केल क्या है, रिएक्टर स्केल है। ठीक है, तो ये दोनों आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बल को वर्गीकृत किया जा सकता है 2 भागों में, 7 भागों में, 4 भागों में या 8 भागों में। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 भागों में, बाह्य बल और आंतरिक बल। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए,
क्वेश्चन नंबर 5 है, महाद्वीपों के निर्माण में संलग्न बल है पटल विरूपणी, आकस्मिक, बहिर्जात या सभी। दोस्तों, महाद्वीपों के निर्माण में संलग्न बल होते हैं पटल विरूपणी, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है वलन से, संवलन से, तनाव बल से या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है तनाव बल से, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भ्रंश का निर्माण किससे होता है या भ्रंश पर्वत का निर्माण किससे होता है, तो होता है वो तनाव बल से। तो तनाव बल या टेंशन फोर्स जो होता है इसी से भ्रंश का निर्माण होता है या भ्रंशन का निर्माण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, वलन के किस प्रकार में चट्टानों का क्रम उलट जाता है? परिवलन, अधिक्षिप्त वलन, समनत वलन या फिर एकनीत वलन। दोस्तों, राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, अधिक्षिप्त वलन। अधिक्षिप्त वलन में क्या होता है, वलन का ये जो प्रकार होता है अधिक्षिप्त, इसमें चट्टानों का जो क्रम होता है वो उलट जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, होर्स्ट तथा ग्रावेन का निर्माण किससे होता है? भ्रंश से, वलन से, संपीड़न से या भूकंप से? राइट आंसर है ऑप्शन ए, भ्रंश से। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है पोपा, विसुवियस, फ्यूजियामा या फिर स्ट्रोम्बोली। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्ट्रोम्बोली। ये क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी मतलब वो कभी भी फिर से उसमें उद्गार उत्पन्न हो सकता है, जबकि जो प्रसुप्त ज्वालामुखी होते हैं उनमें कुछ दिनों के बाद कभी भी ज्वालामुखी उद्गार हो सकता है, और जो सुसुप्त ज्वालामुखी होते हैं वो उनमें एक बार उद्गार होने के बाद फिर वर्षों तक देखा गया कभी उनमें कोई उद्गार हुआ ही नहीं। ठीक है, तो सक्रिय से नाम ही पता चल रहा है कि ये बहुत ही क्रियाशील ज्वालामुखी होते होंगे। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, स्ट्रोम्बोली। क्वेश्चन नंबर 10 है, अपक्षय को वर्गीकृत किया जा सकता है 4 भागों में, 3 भागों में, 5 भागों में या 7 भागों में। दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 भागों में। और दोस्तों, अपक्षय की क्रिया क्या होती है, मैंने ऑलरेडी जब आप लोगों की क्लासेस ली थी बहुत ही अच्छे से समझाया था कि जो अपक्षय होता है उसमें चट्टाने या पहाड़ या पठार अपने ही जगह पर टूट करके एक ही जगह पर वो इकट्ठे होकर के छोटे छोटे टुकड़ों में वो बट जाते हैं। कहने का मतलब है कि वो टूट टूट करके एक ही जगह पर गिरते हैं। ठीक है, और जो अपरदन होता है उसमें क्या होता है, उसमें एक चट्टान के टुकड़े टूट करके कहीं और नदियों के द्वारा या बहते हुए जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, जबकि जो अपक्षय होता है उसमें टूटे हुए चट्टान के टुकड़े एक ही जगह पर वहीं स्थिर रहते हैं, उसके आसपास ही गिरे हुए होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, चट्टानों का अपने ही स्थान पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना क्या कहलाता है? सेम यही चीज जो मैंने भी आपको बताया है कि चट्टानों का अपने ही स्थान पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना कहलाता है अपक्षय। तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, आंतरिक प्रक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 1 प्रकार की या 4 प्रकार की? दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 प्रकार की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, भूकंप नापने की इकाई है। दोस्तों, अभी मैंने आपको समझाया था कि भूकंप किस इकाई पर मापते हैं या किस स्केल पर मापते हैं। स्केल या इकाई एक ही बात है। तो जिस स्केल पर मापते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टर स्केल कहते हैं, और जिस यंत्र से मापते हैं उसे हम कहते हैं सिस्मोग्राफ। तो ये आप याद रखिएगा, और ये देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। मैंने आपसे बताया भी कि ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, रिएक्टर स्केल और जो यंत्र है वो सिस्मोग्राफ है। तो ये आप अंतर याद रखिएगा, जब भूकंप मापने की इकाई पूछेगा तो वो हो जाएगा रिएक्टर स्केल। तो इस तरीके से जो भूकंप को मापने की इकाई है, जिस इकाई पर जिस स्केल पर हम मापते हैं वो रिएक्टर स्केल है, और जिस यंत्र से हम मापते हैं वो सिस्मोग्राफ यंत्र है। तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस टॉपिक का। और बाकी जो ज्वालामुखी है, भूकंप है, अपक्षय है, अपरदन है, इनसे तो क्वेश्चन आपने देखा है। तो इस तरीके से ये पूरा आपका चैप्टर, इसके सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस यहाँ पर समाप्त होते हैं। इसके आदिलघुत्तरी क्वेश्चंस को कल के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपने किए इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे। तो दोस्तों, आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने सभी फ्रेंड्स को अपने कॉलेज ग्रुप में, कॉलेज का जहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर जरूर इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए दोस्तों,
ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियो पहुंचे और अधिक से अधिक हमारे भाई बहन जुड़ सके और लगातार हमारे सभी वीडियोस का लाभ ले सके। दोस्तों ये वीडियोस आप ही लोग के लिए बन रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग इसका आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रहे हैं सभी विषय का। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी विषयों की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगी और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा टेलीग्राम ऐप पर आप टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च करके भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यानी कि यूट्यूब पर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो तुरंत सब्सक्राइब करिए। बगल में आपको घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसको जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि घंटी का निशान अगर आप नहीं दबाएंगे तो किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच पाएगा। और वीडियो का नोटिफिकेशन अगर आपके पास नहीं पहुंच पाएगा तो आप सही समय पर वीडियो को नहीं देख पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप बेल आइकन को जरूर प्रेस किए रहिए, ताकि आपको सभी विषयों के वीडियोस समय से मिल सके और आप हमारे सभी वीडियोस से लगातार ऐसे ही अपडेट रहे। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए, क्योंकि आगे चल करके हम आपको यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट सबकी तैयारी करवाएंगे। बस ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहिए और लगातार हमें ऐसे ही हमारा भी मार्गदर्शन आप लोग करते रहिए, हमें भी मोटिवेट करते रहिए, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे वीडियोस हम लेकर के आते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।